ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त हो गया है जनहित का। दहेज के लिए फला की बहू को घर से निकाल दिया, दहेज के लिए फला की बहू जला दी गई। लेकिन ऐसी खबरें धीरे धीरे अखबारों में आनी कम हो गई। तो आपको क्या लगा, दहेज मांगने का, बहू को पीटने और जलाने का कल्चर खत्म हो गया? जी नहीं, दहेज के कीटाणु आज भी जिंदा है। अभी पिछले 2 हफ्ते में आपने आवारा कुत्तों की चिंता में लोगों को तख्तियां, बैनर लेकर प्रदर्शन करते, पूजा पाठ करते, आंसू बहाते, भावुक होते देखा। क्या आपने देश के किसी भी हिस्से में दहेज के लिए जलाई गई किसी बहू को न्याय दिलाने के लिए, किसी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन करते किसी को देखा? मैं दावे के साथ कह सकती हूं, नहीं देखा होगा। दहेज एक बहुत बड़ी सामाजिक बीमारी थी, नहीं है। जी, दहेज के कीटाणु इस समाज में जिंदा है। हमारे आसपास ये कीटाणु पनप रहे हैं। घर के आसपास से किसी महिला को पीटे जाने की, उसके रोने की, उसके बिलखने की आवाजें अगर आए तो ये सोचकर मत बैठे रहिए कि ये तो पति पत्नी का आपस का मसला है, दूसरे के घर का मामला है। टीवी देखना छोड़िए, उठकर जाइए और उस झगड़े को हो सके तो सुलझाइए, वरना अभी तो एक निक्की भाटी जिंदा जलाई गई। आंखें बंद रखेंगे और कान बंद कर लेंगे तो कल के दिन निक्की की जगह आपकी बेटी भी हो सकती है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की चीखों ने, उसकी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। निक्की भाटी को पहले पति, सास ससुर सब ने मिलकर पीटा और फिर आग की लपटों से घिरी उसकी तस्वीर भी दुनिया के सामने आई। निक्की के पड़ोसियों ने उसकी दर्द भरी चीखें पहले सुनी होंगी, लेकिन किसी ने आवाज अगर उठाई होती तो निक्की शायद जिंदा होती। उसकी चीखें, उसका दर्द झकझोर नहीं रहा होता। फिर लाइटर से आग लगा दी थी। ये मासूम साफ बता रहा है कि उसके पापा ने लाइटर से आग लगा दी और फिर जो कुछ हुआ वो इन दर्दनाक तस्वीरों में बयां हो रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि निक्की उस दिन कितनी असहाय थी। जिंदा जलते वक्त निक्की दर्द से करा रही थी, मदद के लिए चीख चिल्ला रही थी। कि मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। कंचन के मुताबिक निक्की को जमकर पीटा गया और फिर उसे बालों से पकड़कर घसीटा गया। ससुराल वाले लगातार उसे पीटते रहे। 21 अगस्त की उस शाम के बारे में जैसे ही कंचन बताने लगती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। कंचन का दावा है कि सब कुछ साजिश के तहत 8 दिन से हो रहा था। मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। निक्की के साथ दरिंदगी घर की तीसरे मंजिल पर हुई। कंचन खुद भी उस दिन बीमार थी और जैसे ही उसने अपनी बहन की चीखने की आवाजें सुनी, वो तेजी से उसे देखने पहुंची और अपनी बहन निक्की को जलते हुए देख कांप उठी। आपको बता दें कि निक्की की बहन कंचन भी इसी घर की बड़ी बहू है। निक्की और कंचन की शादी साल 2016 में इसी परिवार में हुई थी। कंचन की शादी रोहित से और निक्की की शादी विपिन से हुई। आरोप है कि ससुराल वाले निक्की से 35 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पीड़िता के परिवार वालों के आरोप के मुताबिक उनकी दोनों बेटियों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर कासना थाने की पुलिस ने पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। फिलहाल आरोपी पति विपिन भाटी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन वो आज पुलिस कस्टडी से भी बचकर भागने की फिराक में था। समय रहते पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे पर एनकाउंटर करके धर दबोचा। विपिन ने भागते वक्त पुलिस का हथियार भी छीनने की कोशिश की। एनकाउंटर के दौरान वो उन झाड़ियों में भागने की कोशिश करता है, छुपने की कोशिश करता है, पुलिस की गिरफ्त से दूर जाने की कोशिश करता है और यही वो झाड़ियां, यही वो जगह है। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगती है और फिलहाल पुलिस उसको अस्पताल लेकर पहुंची हुई है। आरोपी विपिन बेशर्मी से अब खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ है। मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ बहुत पछतावा है। निक्की और कंचन के पिता के मुताबिक आरोपी शराब पीता था, जबकि उसके अवैध संबंध भी थे। ये हत्यारे, इनको हत्या के बदले हत्या चाहिए मुझे।
क्या चाहते हैं पुलिस से फिलहाल, अब क्या मांग है? तो ये चाहता हूँ एनकाउंटर हो जाए, अरेस्टिंग हो तो अरेस्टिंग, गोली मार के तो अरेस्टिंग हो गए। परिवार वालों के मुताबिक 5-6 साल तक सब सही था, लेकिन कुछ साल पहले विपिन का अफेयर शुरू हो गया, जिसका अंजाम आज उन्हें अपनी बेटी को खोकर भुगतना पड़ा। निकी के पति विपिन भाटी को तो पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। निकी की सास दया देवी भी गिरफ्तार कर ली गई, लेकिन ससुर सत्यवीर और बाकी ससुराल वाले अभी भी फरार हैं, पुलिस से बचते फिर रहे हैं। निकी के मायके वाले इंसाफ चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। परिवार कह रहा है कि निकी को मारने वालों को भी जिंदा रहने का हक नहीं है। चाहूं खत्म कर दो, चारों ना खत्म कर दो बस। मैं जाना ना चाहूँ ना अपनी बेटियां भेजूं एक। हाँ, खून के बदले खून का खून चाहिए, ऐसी आग लगानी चाहिए यहाँ में भी, जैसे हमारी लौंडिया मारी। ओठ बार का ऐसे ऊपर से नीचे को जाओ, दगा के दगड़े में नचाओ या खून है हमारे दर्द करके जाते, कैसे मारी ऐसे। इतनी सुरक्षित होता है भी, महिला सुरक्षित नहीं है। आदमी सासू ससुरे सब जड़ा जड़ा के मार रहे हैं, वैसे फांसी लगा लगा के मार रहे, तो कौन जावे औरत। मैं आपको बताती हूं कि करीब 11 महीने पहले भी निकी और ससुराल वालों में लड़ाई हुई थी, लेकिन जाट बिरादरी की पंचायत ने फिर समझौता करवाया, मामला शांत करा दिया, सुलह करवा दी। आखिरकार अब अपनी बेटी को गंवाने के बाद मामला कानून की चौखट की ओर बढ़ रहा है। निकी की बड़ी बहन कंचन ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उसके मुताबिक सास दया, ससुर सत्यवीर, निकी का पति विपिन, कंचन का पति रोहित भाटी, इनके खिलाफ बाकायदा नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर के मुताबिक घटना 21 अगस्त शाम 5:30 की। परिवार मृतका निकी को निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। एफआईआर के मुताबिक निकी की रास्ते में ही दर्दनाक मौत हो गई। भारतीय न्याय संहिता 103/1, 115(2) और 61(2) के तहत दर्ज हुआ ये पूरा मुकदमा। कानून के जानकारों के मुताबिक ये मामला हत्या को लेकर बेहद मजबूत है, लेकिन दहेज की प्रताड़ना से जुड़े मामले में की गई जो पेचीदगियां हैं, उसका सामना पीड़ित पक्ष को अभी करना होगा। तो चूंकि एफआईआर है वो मर्डर केस की दर्ज हुई है, तो अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पर है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम सबूत इकट्ठे होने के बाद अगर ऐसा पुलिस को लगता है कि ये दहेज हत्या का मामला है, तो वो मामला उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन दहेज हत्या के मामले में जो पहले 304(b) था इंडियन पिनल कोड में, अब धारा 80 है बीएनएस में, उसमें 7 साल की मैरिज का जो ड्यूरेशन है, वो 7 साल की मैरिज का ड्यूरेशन है। उसके बाद जो है ऐसा नहीं है कि एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा कहा जाता है कि 7 साल से ज्यादा का समय है, तो ये डाउरी डेथ नहीं है। अब भले ही निकी और उस जैसी बेटियों को इंसाफ मिल जाए, लेकिन तकलीफ इस बात की है आज भी दहेज की मांग के चलते बहु बेटियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच भारत में 6100 से ज्यादा हत्याओं के पीछे दहेज मुख्य वजह। इनमें से 60% से ज्यादा हत्याएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में दर्ज की गई। भारत के 19 शहरों के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से लेकर 2022 के बीच दहेज मृत्यु मामलों में से 30% सिर्फ दिल्ली में ही दर्ज हुए हैं, जो किसी भी शहर के लिए सबसे ज्यादा है। और खास बात यह भी है कि हर साल औसतन 6500 मामले अदालत में विचार करने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन इनमें से करीब 100 मामलों में ही सजा हो पाती है। यानी दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामले में देश की ऐसी बेटियों को न्याय की लड़ाई कुछ ज्यादा लंबी लड़नी पड़ेगी, जबकि ये बेटियां अपने घर परिवार की मान मर्यादा बचाते बचाते अपने सुहाग को सलामत रखने के चक्कर में लंबी लड़ाई लड़ती रह जाती हैं। घर की बात घर में रहे, पति पत्नी का मैटर बाहर ना जाए, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, ये सारी अड़चनें अब भी हैं, जिनकी वजह से निकी जैसी बेटियों की खबरें बस तभी बाहर आती हैं जब उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है। मैं अब आपको देश की उन बेटियों से भी मिला दूं जो एक बेटी तो हैं ही, लेकिन किसी के घर की बहू भी हैं। इन्हें अपने मायके और ससुराल वालों से इतना सपोर्ट मिलता है कि वो घर संभालने के साथ साथ सरहदों की रखवाली भी कर रही हैं। आपने इनमें से कुछ चेहरों को हाल ही में देखा है और इनके नाम पर पूरे देश ने गर्व महसूस किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी,
जिन्हें आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अक्सर टीवी पर देखा। विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना में बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। प्रेरणा देवस्थान भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें किसी युद्धपोत का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। और साथ ही ये तीनों अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही हैं। हाल ही में इन तीनों ने एक टीवी शो में अपनी बहादुरी के किस्सों के साथ साथ निजी जीवन के अनुभवों को साझा किया और तब बताया कि जब वो देश के मिशन पर होती हैं तो इसमें इनके परिवार का कितना बड़ा योगदान होता है। और जब ये परिवार की बात करती हैं तो इसमें सिर्फ मायका नहीं होता है, ससुराल भी होता है। सिर्फ माता पिता भाई बहन नहीं होते, पति, सास ससुर, ननंद देवर भी शामिल होते हैं। और अब आगे अगली खबर का रुख करेंगे। 31 दिसंबर अभी दूर है। हो सकता है साल के आखिर में जब हम ईयर एंडर दिखाएं तो आपको बताएं कि ये साल कथावाचकों और धर्मगुरुओं की अजीबोगरीब वाणी, उनसे संग्राम और उनके अहंकार के लिए जाना जाएगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बेहुदा बोल पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। पूरे समाज में एक बहस चल रही है, एक कथावाचक की वाणी और मर्यादा आखिर क्या होनी चाहिए। लेकिन अब इस विवाद में एक बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं, धर्म और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता, धमाकेदार उनकी एंट्री हुई है और ये हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी ने कथावाचकों को मूर्ख कह दिया है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य को ही कहा होगा, तो आप गलत हैं। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बहुत चौंकाते हुए वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी को मूर्ख कहा है। और न सिर्फ मूर्ख कहा है बल्कि इसे सिद्ध करने के लिए प्रेमानंद महाराज को शास्त्रार्थ और श्लोकों की चुनौती तक दे डाली है। मूर्ख क्यों कहा और चुनौती क्यों दी, उससे पहले ये जानिए कि ये विवाद किस दिशा में अब मुड़ रहा है। अब इसमें कुछ सवाल हैं। क्या देश में ज्यादातर कथावाचक अज्ञानी और मूर्ख हैं? क्या कथावाचन सिर्फ पैसे और पॉपुलैरिटी का शो है? क्या कथावाचन पर सिर्फ धर्म गुरुओं का कॉपीराइट है? या कथावाचकों की लोकप्रियता से संतों में असुरक्षा, ईर्ष्या है? या कथावाचकों और संतों में दरअसल ये एक अहंकार की लड़ाई है जो शुरू हो गई है? दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 2 कथावाचकों की पिटाई हुई, जिसके बाद बहस हो गई कि कथावाचन पर क्या सिर्फ ब्राह्मणों का एकाधिकार है। नेता भी इसमें कूदे थे। लेकिन अब जो विवाद है वो उससे एक कदम आगे। क्या धर्म का सच्चा और शुद्ध ज्ञान सिर्फ संत महात्मा दे सकते हैं? क्या ओरिजिनल ज्ञान जो है वो सिर्फ संत महात्मा के पास है? अब सुनिए जरा रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज जी पर आखिर क्या कहा जिससे ये विवाद उठा है। रामभद्राचार्य जी की तरफ से कहा गया, पहले विद्वान लोग कथावाचन करते थे, आजकल मूर्ख भी धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। प्रेमानंद बालक के समान है। मैं चैलेंज करता हूं, संस्कृत का एक अक्षर बोलकर दिखा दें प्रेमानंद। मैं चुनौती देता हूं, प्रेमानंद जी मेरे कहे संस्कृत के श्लोकों का अर्थ समझा दें। प्रेमानंद जी को लेकर द्वेष नहीं, लेकिन ना तो वो विद्वान हैं, ना ही चमत्कारी पुरुष। चमत्कार उसे कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो, श्लोकों का अर्थ ठीक बता पाए। तो पहले विद्वान लोग ज्ञान देते थे, आजकल मूर्ख ज्ञान दे रहे हैं। रामभद्राचार्य के इन शब्दों को अगर लकीर मान लिया जाए तो मुरारी बापू, जया किशोरी, धीरेन्द्र शास्त्री, यहां तक कि कुमार विश्वास भी जो भागवत या राम कथाएं कर रहे हैं वो सिर्फ शब्दों की जुगाली और कोरी लफाजी है क्या? क्या इन सब का ज्ञान मिलावटी है? इनकी कथाएं क्या सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है? कथाएं मन का द्वंद मिटाती हैं। लेकिन देखिए, आज शाम की बहस में हमारे स्टूडियो में 2 खेमे बन गए। एक तरफ से रामभद्राचार्य वाले भिड़े और दूसरी तरफ से प्रेमानंद जी वाले। उनकी वो व्याख्या कर दे, मैं महामंडलेश्वर का पद छोड़ दूंगा। अगर वो व्याख्या नहीं कर सकते तो वो जगत गुरु पद का छोड़े। हरे हे ओम मा इखे तवर जयतवा बायावस्था देवो बाहा शाविता प्रार्पाया तो सरेश। ये अहंकार बोल रहा है उनका। संत संत होता है, कथावाचक कथावाचक होता है। आप लोगों ने विदुर जी को
कथावाचक माने, विदुर जी को संत मानेंगे नहीं मानेंगे भाई? आपको एक्चुअल में नहीं पता है, आपको नहीं। जब वाल्मीकि समाज को अपने गुरुकुल में पढ़ाने की आवश्यकता थी, बिठाने की आवश्यकता थी, इन्होंने हमें भगाया, इन्होंने हमें झाड़ू से मारा। कथावाचक क्या दलित कथावाचक के सकते हैं? सुन लीजिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या दलित कथावाचक के सकते हैं? आप फंस गए, आप फंस गए। तो देखा आपने, साफ तौर पर दो खेमे बन गए। प्रेमानंद जी के समर्थकों का कहना है कि रामभद्राचार्य जी को ज्ञान बहुत है, लेकिन इसी ज्ञान का उन्हें अहंकार हो गया है। जिस तरह से उन्होंने कथावाचकों को कम करके आका और जिस तरह से प्रेमानंद जी को मूर्ख कहा, ऐसा करके उन्होंने सिर्फ अपने अहंकार का प्रदर्शन किया है। तो संतों और कथावाचकों का यह संघर्ष आगे बढ़ाएं, उससे पहले रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी, आप दोनों के बारे में विस्तार से जानिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। 2 महीने की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन 5 साल की उम्र में गीता और 7 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस कंठस्थ कर ली। समस्त वेद उन्हें कंठस्थ हैं। आंखें ना होते हुए भी 80 ग्रंथ उन्होंने रच डाले। 22 भाषाओं के वो जानकार हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित रामभद्राचार्य जी अयोध्या केस में गवाह थे। सनातन की बात वो खुलकर करते हैं। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का विचार रखने वालों के बहुत नजदीक हैं। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा मित्र बताते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। 13 वर्ष में घर छोड़ दिया। ब्रह्मचर्य की दीक्षा के बाद इनका नाम स्वामी आनंदाश्रम पड़ा और इसके बाद शरणागत मंत्र के साथ राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। 10 वर्षों तक सदगुरु की सेवा की। श्री राधा के चरण कमलों में अनन्य भक्ति हुई और वृंदावन में मधुकरी के पास फिर रहने लगे। प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां खराब हैं। रोज डायलिसिस होता है, लेकिन नाम जप करते हैं, रोज पैदल चलते हैं, प्रवचन करने कहीं नहीं जाते, आश्रम में ही तांता लगा रहता है। हाल के वर्षों में सेलिब्रिटीज में प्रेमानंद महाराज जी को लेकर बहुत क्रेज बढ़ा है। तो दोनों बायोडेटा आपने देख लिए और ये दोनों बायोडेटा देखने के बाद कोई भी ये मानेगा कि प्रेमानंद जी नॉलेज, जो उनकी नॉलेज है वो रामभद्राचार्य जी से कम होगी। लेकिन क्या इससे प्रेमानंद जी ज्ञान देने का अधिकार खो देते हैं? क्या इससे ये सिद्ध होता है कि उनकी बातों में मूर्खता है? दरअसल अहंकार पर 4 श्लोक आपके सामने मैं रखने जा रही हूं। चारों के स्रोत अलग अलग हैं। ये भगवत गीता, चाणक्य नीति, पंचतंत्र और मनुस्मृति से लिए गए हैं। श्लोक अलग अलग, लेकिन इन्हें पढ़ें तो सबके भावार्थ लगभग एक ही हैं। और वो क्या है? अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार, घमंड और गुस्सा ये असुरी स्वभाव के लक्षण हैं। अहंकार बड़े से बड़े बलवान को नष्ट कर देता है और अहंकार से व्यक्ति अपनी विद्या और प्रतिष्ठा दोनों खो देता है। कथावाचकों पर विवाद अनिरुद्धाचार्य के लड़कियों के मुंह मारने जैसी शब्दावली से शुरू हुआ था। खुद प्रेमानंद जी ने भी लड़कियों को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन उनके शब्दों में वो हल्कापन नहीं था जो अनिरुद्धाचार्य की भाषा में था। लेकिन रामभद्राचार्य जी की टिप्पणी के बाद अब ये साफ दिख रहा है कि संत और कथावाचक ये बन गए हैं 2 अलग अलग खेमे। किसी एक व्यक्ति के महान होने से यह साबित नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति छोटा हो जाता। कि रामभद्राचार्य जी का प्रेमानंद जी के ऊपर जो टिप्पणी थी वह अनुचित थी। कई बार वो ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं जो नहीं करनी चाहिए, असामाजिक है। रामभद्राचार्य जी महाराज ज्ञान के समुद्र हैं, तो प्रेमानंद जी प्रेम के और भक्ति के समुद्र हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कथावाचकों में ज्ञान कम होने के लिए, संस्कार कम होने की वजह से कई तरीके की सामाजिक भ्रांतियां फैल रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये शब्द बोले और मैं उनका पूर्ण तरह से समर्थन करता हूँ। रामभद्राचार्य जी संस्कृत की बात करते हैं, प्रेमानंद महाराज जी बहुत विद्वान है संस्कृत में, कभी उनसे प्रवचन साथ करके देखिए। कोई रियल में संत है तो कोई रील में संत है। ये समाज के लोगों का काम है, इसे स्वीकार करते हैं।
अच्छा, वैसे एक सवाल और है, और वो ये कि जब प्रेमानंद महाराज जी ने खुद को चमत्कारी कहा ही नहीं, तो फिर रामभद्राचार्य जी ने उन पर हमला क्यों किया? उनके धर्म और शास्त्र ज्ञान को चुनौती क्यों दी? प्रेमानंद जी तो कथा भी नहीं करते हैं, तो उन्हें कथावाचकों से भी आखिर क्यों जोड़ा? कुछ दिन पहले हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा था कि कथावाचकों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, असली ज्ञान संत महात्माओं के पास होता है, उन्हें ही सुनना चाहिए। लेकिन अब ये बात जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कही है। क्या ये माना जाए कि देश में संत महात्माओं और कथावाचकों के बीच कोई वर्चस्व की सी लड़ाई शुरू हो गई है, और इसकी जड़ में पूछ परख प्रसिद्धि के साथ साथ पैसा भी है? दरअसल भारत में जो धर्म गुरु हैं, उनका देश हमारा देश भारत है। धर्म और धार्मिक ज्ञान पर इतना इन्वेस्टमेंट दुनिया में शायद ही कहीं होता हो। भारत में धर्म का अर्थशास्त्र 2024 की अगर बात करूं तो 5.40 लाख करोड़ का था। इसमें हर साल 7.6% 7.6% की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद 2033 तक का एक आंकड़ा यह है कि धार्मिक अर्थव्यवस्था जो है वो देश की वो 11.20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। ये एक अनुमान है। देश में एक बार नेताओं की सभाओं में कुर्सियां भले ही खाली रह जाएं, लेकिन कथावाचकों का पंडाल आपको कभी खाली नहीं दिखेगा। कोई पर्चियां निकाल रहा है, कोई रुद्राक्ष दे रहा है, कहीं भगदड़ मच जाती है, लेकिन बावजूद इस सबके भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं लेती। तो क्या सनातन परंपरा और अखाड़ों की परंपरा से जुड़े संतों को वाकई ये लगता है कि उनका क्रेज कम हो रहा है? क्या वाकई कथावाचकों को मूर्ख कहने में एक ये टीस भी संत महात्माओं की है? अब आगे अगली खबर का रुख करेंगे। जनहित में अब आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आपके सामने दो नेताओं की तस्वीर में रखती हूं। पहली बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर है। तो आप सोच रहे होंगे कि इनकी तस्वीरों और उनके ओहदे में नई बात क्या है? तो नई बात तो है, इनसे जुड़ी हुई नई खबर सामने आई है, सियासी लिहाज से चुटीली है, रसीली भी है। और खबर यह है कि तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बता चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि वो तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, आप अपनी जुबान से अभी महागठबंधन का चेहरा तक बताने से कतरा रहे हैं। दरअसल आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 8वां दिन रहा। 8वें दिन ये काफिला पूर्णिया से अररिया पहुंचा, और इस दौरान पूर्णिया टू अररिया बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूं, लेकिन अभी आप अररिया में हुई राहुल तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई ब्रेकिंग न्यूज देखिए, जिसका लब्बोलुबाब ये रहा कि राहुल से सवाल सीधा पूछा गया था, तेजस्वी आपको पीएम उम्मीदवार बता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस बिहार में तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर मोहर क्यों नहीं लगा रही? तो इस पर राहुल गांधी ने कैसे जवाब घुमा दिया, टरका दिया, जरा उस पर गौर फरमाइए आप। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताने से कन्नी काट ली, जबकि अभी हाल ही में तेजस्वी ने राहुल को अगले लोकसभा चुनाव से 4 साल पहले ही पीएम उम्मीदवार बता दिया था। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे, और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तस्वीर बहुत साफ है। तेजस्वी यादव की तरह राहुल गांधी अभी बड़ा दिल नहीं दिखा रहे। ऐसे में बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है।
तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर पूछे गए सवाल और राहुल के जवाब वाले वीडियो के साथ बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया में लिखा, तेजस्वी को तो राहुल पसंद है, लेकिन राहुल को तेजस्वी कतई पसंद नहीं। कांग्रेस का खेला अंदर अंदर जरूर है। जाहिर है राहुल की खामोशी आरजेडी को बेचैन कर रही है और ऐसे में पार्टी की ओर से सफाई दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वोट अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब और जन सुनामी जनता का आया है, ये यही बता रहा है। श्री राहुल गांधी जी ने तो दूसरा नाम नहीं लिया, उन्होंने तेजस्वी जी नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है। तो अररिया की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी से जुड़े सवाल को टरकाया, उसी में तेजस्वी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़ास निकाली। कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिसे बीजेपी ने बदतमीजी की इंतहा बताते हुए तेजस्वी यादव से माफी की मांग की है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। क्या राहुल गांधी के संपर्क में आकर के आपकी भाषा यही हो गई है? तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। तेजस्वी यादव, मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, आपको इस शब्द के लिए माफी मांगना चाहिए और जो भी वोट आपको मिलने वाला है ना, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और जनता आपसे दूर भागेगी, ऐसे ही दूर भाग चुकी है। तो अब इस शब्द युद्ध के बाद एक बार फिर से राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का रुख करते हैं, जिसके जरिए वो चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के नैरेटिव को लोगों के जहन में बिठाने निकले हैं। अपनी यात्रा के 8वें दिन उन्होंने दावा किया कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है। ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आपको याद दिलाते चलें, पिछले रविवार को ही चुनाव आयोग की फुल बेंच ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल को अपने आरोपों पर हलफनामा देने वरना माफी मांगने को कहा था। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष के नेता को 7 दिन की मोहलत दी थी, जिसका आज आखिरी दिन। लेकिन फिलहाल राहुल ने ना तो हलफनामा दिया और ना ही देश से माफी मांगी। बिहार के विपक्षी दलों का आरोप है चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बहाने वोटर लिस्ट से उनके मतदाताओं के नाम काटने में जुटा है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान बिहार में मृत, पलायन कर चुके और 1 से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत होने की वजह से 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। इस पर भी विपक्ष को ऐतराज है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का दावा है कि जिंदा लोगों को मृत बताकर उनके नाम काट दिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पिछले 24 दिन से दावे और आपत्ति दर्ज कराने का अभियान चल रहा है, जो अभी 8 दिन और आगे चलेगा, अब तक ना तो आरजेडी ना ही कांग्रेस की ओर से किसी भी वोटर की तरफ से कोई आपत्ति दाखिल करवाई गई। अब तक सिर्फ सीपीआई-एमएल की ओर से ही 10 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। ऐसे में एनडीए विपक्ष के आरोपों को सीधे राहुल तेजस्वी की यात्रा को अराजकता फैलाने का एक हथकंडा बता रहा है। सभी पार्टियों के 1,60,000 ये लोग हैं, किसी ने आपत्ति नहीं किया। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए हैं उनको वोट देना चाहिए? उनका काम है दौरा करने का, उनका कोई कहीं नोटिस नहीं है। पूछ लीजिए आम जनता से कि कोई बात है। वोटर लिस्ट में अभी तक 98.5% लोग ऐड हो चुके हैं। किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी? किसका नाम कट गया? क्यों नहीं क्लेम आ रहा है? चुनाव आयोग के नोटिस देने के बाद ये क्यों नहीं जवाब दे रहे? बिहार में एक ही यात्रा चाहिए, रोजगारी का यात्रा, पलायन बंद होने का यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से आज एक और बड़ी खबर सामने आई। खबर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में संघर्ष विराम से जुड़ी है। आप कहेंगे संघर्ष विराम तो युद्ध के मैदान में होता है, और ऐसे में तेजस्वी और पप्पू यादव के संदर्भ में इस शब्द का जिक्र क्यों? तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे देखना होगा।
पहली तस्वीर 9 जुलाई की है, जब चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ महागठबंधन ने बिहार बंद किया था। तो इसमें शामिल होने राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान एक खुले ट्रक में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सवार हुए थे। इस गाड़ी में दूसरे कई नेताओं को जगह मिली थी, लेकिन जब पप्पू यादव ने इस ट्रक पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। और दूसरी तस्वीर इसी 17 अगस्त की देख रहे हैं आप, जब सासाराम में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी वाले मंच पर पप्पू यादव को जगह तो मिली, लेकिन बोलने के लिए उन्हें माइक नहीं मिला। बिहार की राजनीति के जानकार बताते हैं कि लालू परिवार के इशारे पर पप्पू को बार बार दरकिनार किया गया। लेकिन आज 24 अगस्त को जब राहुल तेजस्वी की यात्रा पूर्णिया से अररिया पहुंची तो गाड़ी पर न सिर्फ पप्पू यादव को जगह मिली, बल्कि उन्हें बोलने का भी मौका मिला। ऐसे में पप्पू यादव ने राहुल गांधी की शान में तो कसीदे पढ़े ही, तेजस्वी की भी जमकर तारीफ की, उन्हें जननायक तक बताया। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है, हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के लालू परिवार से रिश्ते कभी ठंडे तो कभी गर्म रहे। हालांकि इस रिश्ते पर जमी बर्फ पिछले हफ्ते सासाराम में उस वक्त पिघलती दिखी जब लालू से पप्पू का सामना हुआ। तो पप्पू ने लालू प्रसाद यादव के पैर छुए और लालू ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। इससे पहले मार्च 2024 में राबड़ी आवास पर पप्पू यादव की लालू तेजस्वी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद अचानक से तल्खियां इस कदर बढ़ी कि लालू तेजस्वी ने पप्पू को न सिर्फ पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट हासिल करने से रोक दिया, बल्कि वहां से बीमा भारती को आरजेडी उम्मीदवार बना दिया। और तो और तेजस्वी ने कई रैलियां भी की, पूर्णिया के लोगों से बीमा को वोट न देने की सूरत में एनडीए का समर्थक तक करने की अपील कर दी थी। क्या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनिए। और साफ बात, साफ बात। पप्पू यादव आप जानते हैं कि नहीं? पप्पू यादव। और इधर उधर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई देश को बचाना और देश को बनाने की लड़ाई है। बावजूद इसकी जीत निर्दलीय पप्पू यादव को मिली। इसके बाद तो लालू परिवार से उनके रिश्ते और बिगड़ते चले गए, जो अब जाकर कुछ ठीक होते नजर आ रहे हैं। तो राहुल की वोटर अधिकार यात्रा से वोट की मात्रा कितनी बढ़ेगी, ये तो आने वाले समय में नतीजे बताएंगे। लेकिन इस यात्रा को कम से कम पप्पू यादव और लालू परिवार में पैचअप का क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। खैर, राहुल की यात्रा से आज एक और गौर करने वाली तस्वीर आई, जब पूर्णिया से अररिया की रवानगी के दौरान राहुल और तेजस्वी ने अपना कुछ सफर बुलेट से तय किया। इस दौरान राहुल गांधी का एक समर्थक अचानक दौड़ता हुआ उनके बेहद करीब आया। उसने राहुल को गले लगाने की कोशिश की, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ उसे हटाया बल्कि उसे एक थप्पड़ भी जड़ दिया। इस पर बीजेपी ने तंज कसा। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया में राहुल के समर्थक की पिटाई का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शहजादे सड़क पर हैं, कोई बीच में आएगा तो गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या फिर थप्पड़ खाएगा। ये पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझते हैं। अब आगे, अगर आपको देश के संविधान का थोड़ा भी ज्ञान है तो क्या आप बता सकते हैं कि चिकन मटन खाने का जिक्र संविधान की कौन सी अनुसूची में है? क्या संविधान में चिकन मटन खाने की कोई टाइमिंग, कोई वक्त मुकर्रर किया गया है? कोई मौसम बताया गया है क्या? हैरानी की बात यह है कि जिसका देश के कानून में कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसे लेकर 12 महीने विवाद होना आम हो गया है। चिकन मटन खाने के सीजन तय होने लगे हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं, देखकर आप समझ रहे हैं कि यह खबर तेजस्वी के नवरात्र में मछली खाने या सावन में राहुल गांधी के मटन बनाने या फिर उत्तर प्रदेश के कावड़ विवाद का एक्सटेंशन नहीं है। इस बार मटन पॉलिटिक्स के सेंटर में हैं 3 चेहरे। शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और इसमें तीसरा पक्ष भगवान पांडुरंग, जिनके ये दोनों ही नेता खुद को भक्त बताते हैं। तो पहले आपको बता दें कि ये नया विवाद आया कहां से है और ये क्यों आया है। विवाद दरअसल 15 अगस्त को ही खत्म हो गया था,
जब महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने मीट शॉप को बंद रखने का आदेश 1 दिन के लिए दिया था और यह महाराष्ट्र के लिए नहीं है। लेकिन कल नासिक में किसी प्रेस वाले ने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले से हफ्ते पुराना सवाल पूछ लिया और सुप्रिया सुले ने जो जवाब दिया तो एक तरह से दबे कुचले विवाद को एक नई जिंदगी दे दी। आणि खाल्लं माझा पांडुरंगाला चालते, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? खरंय की नाही? आमचे आई वडील खातात, सासू सासरे खातात, नवरा खातो आणि आमच्या पैशानी खातो बाबा, दुसऱ्यांचं काय नाही, उदार आपला। अब देखिए, अगर सुप्रिया सुले इतना भर बोलकर भी रुक जाती तो सबको मर्जी का खाने की आजादी है, ठीक था। लेकिन उन्होंने यहां कह डाला ये कि वो भगवान पांडुरंग को मानती हैं और पांडुरंग भी उन्हें नॉनवेज खाने से नहीं रोकते। विरोधियों को तो इससे एक मौका मिल गया और वो मौका कैसे मिला आपको बताएंगे। सुप्रिया के दावे पर भगवान पांडुरंग ने उन्हें नॉनवेज खाने की परमिशन दे रखी है, बीजेपी ने उन्हें घेरा। लेकिन पहले ये देख लीजिए आप कि ऐसा कहकर सुप्रिया ने कौन सा छत्ता छेड़ दिया है। दरअसल पंढरपुर के भगवान विट्ठल को ही विठोबा और पांडुरंग नाम से पुकारा जाता है। जो वारकरी संप्रदाय पंढरपुर के विष्णु रूप विट्ठल और लक्ष्मी रूपा रुक्मणी को पूजते हैं, वारकरी हर साल आषाढ़ और कार्तिक महीने में पंढरपुर की पैदल यात्रा करते हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखा मेला, एकनाथ तुकाराम जैसे संत इस समाज के प्रेरक रहे हैं और ऐसे में वारकरी संप्रदाय एक वैष्णव संप्रदाय है। भगवान पांडुरंग के भक्त शाकाहारी जीवन का पालन करते हैं, सारे व्रत नियम धार्मिक रीति रिवाज से करते हैं। और जब सुप्रिया सुले ने यह कह दिया कि उन्हें नॉनवेज खाने की परमिशन भगवान पांडुरंग ने दे रखी है तो सीएम फडणवीस ने उनके इसी बयान की फाइल सीधे वारकरी संप्रदाय को ट्रांसफर कर दी। सुनिए। रंगाला मटण खाल्लेलं चालतंय, बाकीच्यांना काय प्रॉब्लेम? याचं उत्तर मी देणार नाही, याचं उत्तर महाराष्ट्रातले तमाम वारकरी देतील। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पॉलिटिकली बड़ा स्मार्ट मूव चला। खुद कुछ नहीं कहा, वारकरी संप्रदाय को गेंद पास कर दी। अब वो ही सुप्रिया सुले से निपटे। कोई भरोसा नहीं, कल को धरने प्रदर्शन होना शुरू हो जाए, मांग उठे सुप्रिया सुले माफी मांगो, भगवान पांडुरंग के सामने आकर प्रायश्चित करो, ऐसा भी मुमकिन है। वैसे एनएफएचएस की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भारत में करीब 84% पुरुष और 70% महिलाएं मांसाहारी हैं, यानी नॉनवेज खाते हैं, चिकन, मटन, मछली खाते हैं। इनमें 8% पुरुष रोज नॉनवेज खाते हैं, 49% हफ्ते में एक बार नॉनवेज खाते हैं और इसी तरह 6% महिलाएं रोज नॉनवेज खाती हैं, 40% हफ्ते में एक बार नॉनवेज खाती हैं। लेकिन सुप्रिया सुले ने यह कहकर विवाद की चादर खुद ओढ़ी है कि उन्हें तो भगवान पांडुरंग से नॉनवेज खाने की परमिशन मिली है। अब देखना होगा आगे आगे इस मामले में क्या होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम और अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं और ये जो खबर है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि देश के बड़े हिस्से में जो भारी बारिश हो रही है उससे बहुत तबाही हुई है और लगातार ये बारिश कितना नुकसान इससे देश को झेलना और पड़ेगा ये बताना अभी तो बहुत मुश्किल है, पर कई जगह जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। दिखाती हूं आपको स्पेशल बेसुरे बादलों का आखिर इतना शोर क्यों। देश भर में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भयंकर बारिश हो रही है। इस कदर नुकसान पहुंचा है कि अब हर कोई कहने लगा बारिश का ये शोर आखिर कब थमेगा। लेकिन कुदरत ने तय क्या किया है ये तो बस कुदरत ही जानती है। फिलहाल जम्मू कश्मीर, राजस्थान से लेकर उड़ीसा, बिहार तक में संकट के बादल लगातार बरस रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त का महीना खत्म होते होते बादल अभी यूं ही गरजे बरसेंगे। देश के अलग अलग शहरों में बाढ़ बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आम लोगों की जिंदगियां मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूर हैं।
बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, जहां इमारतें पानी में समा रही हैं और भयंकर तबाही का रूप लेती जा रही हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को एहतियातन बंद कर दिया है। हाईवे बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। यहाँ दहशत का माहौल भी बन गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पुल जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और दूसरे पुल पर एहतियातन तौर पर इसे बंद कर दिया गया है। सवाई माधोपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के बाद हालात बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। राहत बचाव कार्य के लिए उतरी एनडीआरएफ की टीम को भी अपनी जान को हथेली पर रखना पड़ रहा है। यहाँ सवाई माधोपुर में एनडीआरएफ के जवानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पानी की तेज धारा में पलट गई। जो जवान बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए निकल पड़े थे, उन्हीं के सामने तब बड़ी मुसीबत आ गई जब ट्रैक्टर का अगला चक्का एक गड्ढे में फंसा और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद ट्रॉली पलट गई। हालांकि किसी भी जवान को खास चोट नहीं आई और वो सभी सुरक्षित अपने मिशन पर आगे बढ़ गए। राजस्थान के बारा में भी बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि उसकी चपेट में आकर कई मवेशी बह गए। ये हादसा तब हुआ जब कुछ भैंसें पानी से लबालब एक पुलिया को पार कर रही थीं। घटना शाहबाद इलाके की है, जहां सुरसा नदी का पानी पुलिया के ऊपर से तेजी से बह रहा था। तभी ये भैंसें तेज बहाव में उतर गईं और पुल पार करने लगी। इनमें से एक भैंस पानी में बह गई। बाकी बची भैंसें जैसे तैसे पुल पार करने के लिए संघर्ष करती दिखी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक और भैंस सैलाब के आगे खुद को संभाल नहीं पाई और तेज धार में समा गई। राजस्थान के सिरोही में भी एक ट्रैक्टर तेज बहते पानी का मुकाबला नहीं कर पाया। यहाँ गांव वालों ने जैसे तैसे ट्रैक्टर के ड्राइवर को बचाया। वहीं राजस्थान के अजमेर में भी बारिश अपनी मनमर्जी कर रही है। तेज बारिश के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर मानो दरिया बहता नजर आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। साफ है, बारिश देश के कई हिस्सों में आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां भी बाढ़ बारिश चुनौती बनी हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं 28 से 30 अगस्त तक मौसम खराब होने की संभावना जताई है। मंडी में 245 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 101 सड़कें बंद हैं। चंबा में 82 सड़कें बंद हैं। कांगड़ा में 21 सड़कें बंद हैं। देखिए किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जल कर्फ्यू हिमाचल में करीब 95 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। बिजली के 941 ट्रांसफार्मर्स ठप हैं। तो ये हिमाचल का हाल आपने जाना। और आइए अब नजर डालते हैं आज के जनहित मंत्र पर। दुनिया की प्रशंसा और आलोचना दोनों को स्वीकार करें। फूलों को खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है। अब जनहित में मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।